पठानकोट में आतंकी हमला सिर्फ एयरबेस पर नहीं था, बल्कि इसके बहाने पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के निशाने कई और भी थे। योजना थी पूरे एयरबेस पर कब्जा करने और सेना के विमानों को उड़ाने की। यह साजिश थी हमला इतना बड़ा करने की कि दोस्ती के रास्ते पर बढ़ती बात एक बार फिर से थम जाए। ये आतंक के नाम पर कत्लेआम है। ये कत्ल है लाहौर में मोदी नवाज की मुलाकात का। ये कत्ल है दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हाथ का। ये कत्ल है बेहतर रिश्तों की बुनियाद और आतंक रहित उपमहाद्वीप के ख्वाब का। ये कत्ल है अमन की हर पैगाम। पठानकोट हमले में मंसूबा तो हर सुराग से यही सामने आ रहा है। सुराग सिर्फ इस बात से नहीं है कि हमलावर हमेशा की तरह इस बार भी सरहद पार से आए थे। हमले से पहले वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से फोन पर लगातार संपर्क में थे, बल्कि हमले की टाइमिंग भी बहुत कुछ कह जाती है हमले के मंसूबों को लेकर। अभी जुम्मा कुछ दिनों पहले की बात ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के बुलावे पर उनके घर चले गए। उनके जन्मदिन के मौके पर पारिवारिक मित्र की तरह शामिल होकर बेहतर रिश्तों की बुनियाद पुख्ता करते हैं। इसके आभार में नवाज शरीफ भी दोस्ताना रिश्तों और अमन चैन, आपसी भाईचारे से भरे भविष्य के संकेत देते हैं। मगर 8 दिन बाद ही फिर से आतंक का वही मंजर, हिंदुस्तान की पीठ में दहशतगर्दी का वही खंजर। और जैसा कि पूरे हमले की साजिश से पर्दाफाश हो रहा है, इस हमले का प्लान आतंकी उसी वक्त तैयार कर रहे थे जब लाहौर में दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री दोस्ती के दस्तरखान पर कदम बढ़ा रहे थे। तब सारी दुनिया इस पहल की दाद दे रही थी, मगर उसी पाकिस्तान की सरजमी पर बैठा आतंक का ये आका हाफिज सईद अपनी जहरीली जुबान में दोस्ती की पहल को वतन परस्ती के खिलाफ बता रहा था। सोशल मीडिया के साथ अपने रोजाना के भाषण में हाफिज सईद नवाज शरीफ की मुजम्मत नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान आमद ने मुहिब वतन पाकिस्तानियों के दिल दुखा दिए। ये सारी चीजें इंतहाई तकलीफ देह हैं, परेशान कुन हैं। क्या जाती दोस्ती पर कश्मीर कुर्बान कर दिया जाएगा? और इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले खुद नवाज शरीफ साहब पर आयद होती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा था हाफिज सईद ने, जो अमन और ख्वाब के बीच दोनों मुल्कों में नफरत के बीज बोता है। उसका ये बयान ये भी बताने के लिए काफी था कि जैसे हर बातचीत की, हर पहल के वक्त आतंकी हमलों की योजना फौरन बनती है, उसे अमल में लाने के लिए पाकिस्तानी सेना से लेकर खुफिया एजेंसी ISI तक शह देती है। इस बार भी यही हुआ। इस नापाक मंसूबे का एक सुराग हमले में शामिल आतंकी संगठन से भी मिलता है। पठानकोट एयरबेस पर हमले में लश्कर के साथ इस बार जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वैसे पूरे मामले की NIA जांच करेगी, लेकिन जैश ए मोहम्मद का हाथ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अब तक मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आतंकी 30 दिसंबर को भारत में दाखिल हो गए थे। उन्होंने गुरदासपुर के पास सरहद लांघी। खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकी बीते 6 महीने से ट्रेनिंग ले रहे थे और इनको ट्रेनिंग ISI हेडक्वार्टर के पास बहावलपुर में दी जा रही थी। तो इस हमले के बाद यह साफ हो गया है कि लश्कर ए तैयबा के साथ जैश ए मोहम्मद भी भारत के खिलाफ आतंकी अभियान तेज कर चुका है। इसका आका वही मौलाना मसूद अजहर है, जिसे 1999 में एयर इंडिया के विमान में सवार यात्रियों को छुड़ाने के बदले रिहा किया गया था। हिंदुस्तान के खिलाफ मसूद अजहर का यह सबसे बड़ा हमला हो सकता था अगर आतंकी एयरबेस के टेक्निकल एरिया में दाखिल हो जाते, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने इसे नाकाम कर दिया। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सिंह नेगी, पठानकोट, आज तक। पठानकोट हमले में शामिल आतंकी जैश ए मोहम्मद और अल रहमान ट्रस्ट से जुड़े बताए जा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान के बहावलपुर में ट्रेनिंग दी गई। हमले के वक्त ये पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर मौलाना अशरफ अहमद और हाजी अब्दुल शकूर से लगातार बात कर रहे थे। ये पूरी साजिश रची थी मौलाना मसूद अजहर ने, वो आतंकी जिसे विमान हाईजैक के बाद भारत ने ही रिहा किया था।
मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन का सरगना। आतंक के जिस कंधार कांड के बाद जो रिहा हुआ, उसने अपना मंसूबा और भी खूंखार कर लिया। जिहाद के नाम पर पूरे कश्मीर में खूनी खेल और बाकी हिस्सों में आतंकी हमलों की साजिश। पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार किया जाता है। आतंकियों के लिए इस मास्टरमाइंड की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे रिहा कराने के लिए आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस का विमान तक हाईजैक कर लिया था। 24 दिसंबर 1999 को जब काठमांडू से दिल्ली आ रही फ्लाइट को बीच रास्ते में 154 यात्रियों समेत हाईजैक किया गया था, तब मसूद अजहर भारत की गिरफ्त में था। तब वो हरकतुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा था और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में 1994 में ही गिरफ्तार किया गया था। लेकिन 31 दिसंबर 1999 को कंधार में 154 यात्रियों के बदले जो रिहा किया, उसके बाद जैसे हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी जंग का हीरो बन गया। तब भी इसकी हिफाजत में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI जुटी हुई थी और आज भी इसे सुरक्षित पनाह इन्हीं से मिली हुई है। पठानकोट हमले में जिन आतंकियों के शामिल होने की बात की जा रही है, वो इसी के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में रखे गए थे। पठानकोट जैसे बड़े एयरबेस पर हमले के लिए इन्हें 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। इन्हें आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया गया था। योजना आत्मघाती विस्फोट से वायुसेना के विमानों को उड़ाने की थी। कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, इसीलिए पहले से ही हम लोगों ने इस संबंध में सावधानी बरती थी और शायद यदि यह सावधानी न बरती गई होती तो कहीं कोई बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। अगर आतंकी इस प्लान में कामयाब हो जाते तो पठानकोट हमले की तस्वीर भी रूह कंपा जाती। मसूद अजहर ऐसे मामलों का मास्टरमाइंड माना जाता है और भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी कई बार कर चुका है। दरअसल अपनी रिहाई के 1 साल बाद ही जैश ए मोहम्मद नाम का अलग आतंकी संगठन इसी मंसूबे के साथ बनाया था। मसूद का पहला निशाना बना संसद भवन। दिसंबर 2001 में संसद पर हमले में शामिल आतंकी जैश ए मोहम्मद के ट्रेंड किए गए थे। हमले में जब मसूद अजहर का नाम सामने आया तब इसे पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया गया था, मगर 1 साल के भीतर ही सबूतों के अभाव में पाकिस्तानी हाईकोर्ट ने इसे जमानत दे दी। 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के बाद मसूद अजहर अमेरिका की नजरों में आया। 2002 में अमेरिका ने मसूद अजहर को सौंपने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। मसूद अजहर अमेरिका और भारत दोनों की ही मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की जमीन पर आज भी खुले घूम रहा है और पठानकोट जैसे आतंकी हमले की साजिश रच रहा है, उन्हें अंजाम पहुंचा रहा है। पठानकोट में मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। जैश ए मोहम्मद का गठन साल 2001 में आतंकवादी मसूद अजहर ने किया था। मसूद अजहर से भारत की दुश्मनी काफी पुरानी है। मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे इंडियन एयरलाइंस के हाईजैक प्लेन को छुड़ाने के बदले भारत ने साल 1999 में रिहा किया था। इसके बाद मसूद कभी भारत के हाथ नहीं आया। माना जाता है कि पाकिस्तान में मसूद का ठिकाना है और भारत के लिए मसूद केवल मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में ही शुमार है। मसूद अजहर, यह खूंखार आतंकवादी भारत के मोस्ट वांटेड 20 लोगों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन तारुफ बस इतना ही नहीं है। मसूद अजहर से भारत की दुश्मनी इससे काफी पुरानी है। मसूद अजहर दिसंबर 1999 तक भारत की जेल में बंद था, लेकिन कांधार विमान अपहरण के बाद जिन 3 आतंकवादियों को भारत ने रिहा किया, उनमें से एक मसूद अजहर भी था। इंडियन एयरलाइंस के हाईजैक हुए विमान को छुड़ाने के बदले भारत ने अपने हाथ से हजारों बेगुनाहों के कातिल और देश के एक बड़े दुश्मन को छोड़ दिया। मसूद अजहर ने यहीं से भारत के खिलाफ लड़ाई को नई धार दी। पीओके में आतंकी कैंप शुरू किए और जैश ए मोहम्मद के नाम से संगठन बनाया। जैश के नापाक मंसूबों और इन आतंकी कैंपों को ISI की भी मदद मिलती रही। भारत में लोकतंत्र के मंदिर पर 13 दिसंबर 2001 को हुए हमले के पीछे भी जैश ए मोहम्मद का ही हाथ था। मसूद अजहर कहिए या जैश ए मोहम्मद, भारत में थोड़े थोड़े वक्त के बाद
छोटी बड़ी साजिशों को अंजाम देने में लगा रहा। जैश का गढ़ पीओके में है और पीओके में मसूद अजहर बड़ी तादाद में लगातार अपने आतंकी कैंपों को ऑपरेट कर रहा है। पठानकोट पर हुए आतंकी हमले में जैश की भूमिका सामने आना, कांधार विमान अपहरण और संसद हमले के भारत के जख्मों को कुरेदने वाला है। जैश ए मोहम्मद या अल रहमान ट्रस्ट या खुदम अल इस्लाम या मसूद अजहर, नाम भले अलग अलग हो, मतलब एक ही है। खलनायक। भ्रम फैलाने के अलग अलग नाम का इस्तेमाल अलग अलग पहचान के साथ, केवल एक ही काम, दहशतगर्दी। जैश ए मोहम्मद के गठन के पीछे मसूद अजहर का मकसद भारत के खिलाफ जंग ही था। इस जंग को जैश पिछले 15 साल से लड़ रहा है। कई बार मुंह की खा चुका है और कई बार दहशतगर्दी के जख्म भी दे चुका है। भारत के सीने पर जैश का सबसे बड़ा जख्म दिल्ली में संसद भवन पर हमला था। हालांकि संसद पर हमले के वक्त भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में भारत के सैनिक पीछे नहीं रहे। जैश ए मोहम्मद ने संसद पर हमले के अलावा भी भारत में छोटे बड़े कई हमलों को अंजाम दिया है। मसलन 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर आतंकी हमला, 14 अप्रैल 2006 को श्रीनगर में 7 ग्रेनेड ब्लास्ट, श्रीनगर और कश्मीर के कई इलाकों में कई छोटे बड़े आतंकी हमले। इसके अलावा पीओके के सटे इलाकों और जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों में पकड़े जाने वाले आतंकियों और घुसपैठियों में से ज्यादातर के जैश ए मोहम्मद से रिश्तों का खुलासा हुआ है। जैश ए मोहम्मद, अल रहमत ट्रस्ट, खुदम उल इस्लाम या फिर मसूद अजहर, अब इन अलग अलग नामों का खेल भी समझ लीजिए। खूंखार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए साल 2001 में जैश ए मोहम्मद का गठन किया। लेकिन अमेरिका समेत दुनिया भर में जल्द ही जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लग गया। साल 2002 से जेईएम ने अल रहमत ट्रस्ट का मुखौटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अल रहमत ट्रस्ट कहने को तो धार्मिक संगठन है, लेकिन काम है आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का। साल 2009 में इसी ट्रस्ट का नाम अफगानिस्तान में भेजने के लिए आतंकियों को ट्रेंड करने के मामले में भी सामने आया। इसी ट्रस्ट के जरिए जैश ए मोहम्मद के लिए पैसा जुटाने का काम भी किया जाता है। तो मदरसों और मस्जिदों से युवाओं को जैश के आतंकी कैंपों तक पहुंचाने का काम भी यही ट्रस्ट करता है। खुदम उल इस्लाम भी जैश ए मोहम्मद का ही एक सहयोगी संगठन है, जिसका काम आमतौर पर तालिबान और तालिबानी लड़ाकों की मदद का था। भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल जैश ए मोहम्मद का यह हमला भारतीय सेना को सीधी चुनौती से कम नहीं है। जैश की बढ़ती हुई ताकत इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पीओके में सक्रिय आतंकी संगठनों के आईएसआईएस की तरफ झुकाव और दोनों के गलबहियों की बातें भी दबे छुपे सामने आई हैं। आज तक ब्यूरो। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर को ही माना जा रहा है। भारत में तमाम आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूतों के बावजूद मसूद अजहर खुला घूम रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हाफिज सईद लश्कर तैयबा का वो सरगना जो पाकिस्तान के लिए कभी इज्जतदार शख्सियत बन जाता है तो कभी मुल्जिम और कभी नॉन स्टेट एक्टर। हाफिज सईद पाकिस्तानी हुकूमत का वो मोहरा जिसके दिलो दिमाग में हर वक्त अगर कुछ छाया रहता है तो वो है हिंदुस्तान। फर्क बस इतना है कि उसके दिमाग में हिंदुस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है और जुबान में तोहमत। हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज सईद के मन में नफरत की बेल कोई आज नहीं बढ़ी, बल्कि ये बीज उसके मन में तभी पड़ गया था जब दोनों मुल्कों का बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान हरियाणा के रहने वाले उसके परिवार के कई लोग दंगों में मारे गए और इसके बाद उसने बस एक ही काम चुन लिया और वो था हिंदुस्तान से दुश्मनी। लेकिन दुनिया ने हाफिज सईद का नाम पहली बार तब सुना जब उसने 1990 में आईएसआई की मदद से जमात-उद दावा के झंडे तले आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की बुनियाद रखी। इसके बाद सईद के इशारे पर लश्कर ने जम्मू कश्मीर समेत हिंदुस्तान के कई इलाकों में एक के बाद एक कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया और हर हमले के साथ सईद को बदनामी मिलती रही।
लेकिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले में मौलाना मसूद अजहर के साथ हाफिज सईद का नाम भी सामने आया तो उसे अपने मकसद में एक और कामयाबी मिली। इसके बाद 11 जुलाई 2006 को मुंबई के ट्रेन धमाके और 26/11 के मुंबई हमलों के पीछे भी सईद के दिमाग की बात सामने आई, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई की बातें करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सके। हद तो ये रही कि तमाम सबूतों के बावजूद पाकिस्तानी कोर्ट ने हाफिज सईद को इस मामले से भी बरी कर दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद फिलहाल ये कोई नहीं बता सकता कि हिंदुस्तान का ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी आखिर कब हिंदुस्तान की जद में होगा, और होगा भी या नहीं। आज तक ब्यूरो। पठानकोट अटैक अचानक हुआ हो ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि इसकी तैयारी काफी वक्त से थी। हाल फिलहाल में धरे गए ISI मॉड्यूल से जो खुलासे हुए उससे साफ था कि आतंकियों के निशाने पर पाकिस्तान सीमा से लगे एयरबेस हैं। और हम आपको बता दें कि पाकिस्तान सीमा से पठानकोट एयरबेस की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है। पठानकोट हमले का कनेक्शन हाल फिलहाल में कई वाकयों से जुड़ता दिख रहा है। फिर चाहे वो गुरुवार को सनसनीखेज अंदाज में पंजाब पुलिस के SP का अपहरण हो, जासूसी के आरोप में धरे गए एयरमैन रंजीत का खुलासा हो, या फिर BSF के हेड कांस्टेबल का जासूसी कांड। दरअसल नवंबर के बाद से एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे होते गए हैं, उससे साफ हो गया था कि आतंकियों के निशाने पर क्या है। पठानकोट एयरबेस पर भी आतंकी हमले की आशंका बनी हुई थी और सुरक्षा बल इसके लिए तैयार भी थे। यही कारण है कि आतंकी एयरबेस में घुस तो आए, लेकिन उन्हें संवेदनशील इलाकों से दूर ही रोककर मार डाला गया। गुरुवार को पंजाब के गुरदासपुर में जिस अंदाज में SP सलविंदर सिंह को अगवा किया गया और उनकी गाड़ी छीनी गई, उससे साफ हो गया था कि आतंकी कहां हैं और उनके निशाने पर क्या है। कल इस बात की पुष्टि भी हो गई जब संदिग्ध आतंकियों की पाकिस्तान के नंबर पर बात हुई। आज पठानकोट एयरबेस से कुछ ही दूरी पर वो गाड़ी भी मिल गई जो SP से छीनी गई थी। अट्ठाईस दिसंबर को धरे गए ISI मॉड्यूल रंजीत KK की गिरफ्तारी से भी पठानकोट शरीके हमले का अंदाजा हो गया था। रंजीत KK एयरफोर्स में एयरमैन के पद पर तैनात था। उसकी पोस्टिंग पंजाब के ही बठिंडा एयरबेस पर थी। रंजीत की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है। उम्मीद है कि पठानकोट हमले को लेकर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। चाणक्यपुरी का जो ऑफिस है यहीं पर उसे रखा गया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी बीच जो अटैक हुआ है पठानकोट में, उसके बाद जो हमारी बात हुई है क्राइम ब्रांच सोर्सेज से, उनका कहना है कि रंजीत से पूछताछ की जाएगी इस अटैक के बारे में कि क्या रंजीत ने पठानकोट का जो एयरबेस है उसके बारे में भी कोई जानकारी तो लीक नहीं की थी, या फिर जो इनका पूरा नेटवर्क है उसमें कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो पठानकोट पे भी वहां पर रहा हो और उसके बाद वहां से जानकारी लीक की गई हो। सूत्रों के मुताबिक रंजीत सोशल नेटवर्किंग पर हनी ट्रैप का शिकार बना। लंदन की पत्रकार बनकर ISI की एजेंट उससे अहम जानकारी ले रही थी। सूत्रों के मुताबिक रंजीत से दामिनी मैकनाउट नाम की लड़की ने बठिंडा, जैसलमेर और श्रीनगर में एयरफोर्स बेस की जानकारी मांगी। पुलिस जांच में पाया गया कि इस नाम का फेसबुक अकाउंट फर्जी था। रंजीत से भारत और ब्रिटेन के बीच जॉइंट एक्सरसाइज की जानकारी मांगी गई थी। इस एक्सरसाइज में 4 भारतीय सुखोई के साथ साथ रॉयल एयरफोर्स का टाइफून FGR भी शामिल थे। नवंबर में पकड़े गए ISI मॉड्यूल से भी आतंकियों की हरकतों की भनक लग गई थी। जम्मू से पकड़े गए BSF के हेड कांस्टेबल पर आरोप है कि जम्मू और श्रीनगर एयरबेस की जानकारी ISI को लीक कर रहा था। श्रीनगर के हवाला कारोबारी भी रडार पर है। उस पर आतंकी ग्रुप को फाइनेंस करने का आरोप था। उसने ISI हैंडलर की ओर से रणजीत KK को 2 बार भुगतान किया। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक।